नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम अपनी पूरी क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन आज एक बहुत ही गौरवान्वित होने का मौका है हमारे पास। आज है 23 जनवरी, जो कि है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज के दिन, जिसको पिछले वर्ष भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और पिछले बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया भी गया। आज फिर यह दूसरा इनकी जयंती है और इस साल इनकी 126वीं जयंती मनाई जा रही है। तो 126वीं जयंती के अवसर पर इस दूसरे पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हुए फिर से हम इनके एक नारे के साथ बुलंद करना चाहेंगे जो इन्होंने दिया था, जय हिंद। और इसके साथ इन्होंने जो एक नारा दिया था, जो सबसे प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस आजादी के लिए और इनके द्वारा दिए गए बलिदानों को, इनके शहीद को और हमारे सभी सैनिकों और साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से हम सभी लोग को आज बड़े गर्व के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज ऐसे महान विभूति का जन्म हमारे देश में हुआ। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे कि इनके जीवन परिचय के साथ साथ इनकी पूरी इतिहास और आधुनिक भारत के समय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उनमें इनका क्या क्या योगदान रहा। इन्होंने हमारे लिए और खास करके हमारे देश के लिए इन्होंने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन से, जो कि 23 जनवरी आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2022 में इनकी 126वीं जयंती है। 126वीं जयंती है। आप इस पर जो है आप याद रखेंगे, परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे वैसे लाइफ स्टाइल और हमारे देश के लिए इसे याद करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सुभाष चंद्र बोस की हम जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अक्सर लोग नहीं याद रखते, लेकिन मैं आप लोगों को याद करवा छोड़ूंगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानिए। इनका जन्म हुआ था 1857 में, आज के ही दिन अर्थात 23 जनवरी को। जन्म स्थान इनका कहां? उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा उस समय जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम का कुछ क्षेत्र, झारखंड सब उसी में आता था। तो उड़ीसा के कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके माता पिता जो थे, टोटल इनकी 14 संतानें थे, जिसमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां थी, जिनमें से 5वें नंबर के लड़के थे, मतलब काफी छोटे थे। इतने बड़े परिवार में के सदस्य थे। इनके पिता का नाम जो था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी। याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है यह प्रश्न। मृत्यु इनके बहुत डाउट वाला बात है, आज तक पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त होने ही वाला था, उस समय ये टोक्यो के लिए रवाना हुए थे सिंगापुर से, लेकिन ताइवान के आसपास प्लेन क्रैश हुआ और उसमें मारे गए। वैसे तो जापान वाले शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन भारत में अन्य देशों में उनको भी डाउट है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। तो चूंकि 1945 में इनकी डेथ, वैसे ऐसा कहा जाता है, आपको मिल जाएगा, लेकिन विवादास्पद है। जापान में 18 अगस्त को प्रतिवर्ष इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और इनकी शादी हुई थी काफी वर्ष बाद। शादी के बारे में पता चला 1993 में। 1937 में शादी हुई थी। इनकी एक बहुत बड़ी भक्त थी, आवाज की दीवानी, सुभाष चंद्र बोस की, एमिली सेंकल। 1937 में इसके साथ शादी हुआ था। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। किसने दिया? इन्होंने जब 1942 में पार्टिसिपेट किया था हिटलर के साथ, तो हिटलर ने इनको नेताजी के नाम से संबोधित किया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 1938 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और 1939 में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ विचारों में मतभेद जो हो जाने के कारण 39 में त्याग पत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस के पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। 1921 से लेकर 1938-39 या आप कह सकते हैं 40 तक मैक्सिमम कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और उसके बाद 1942 में उन्होंने इंडियन लीग का भी निर्माण किया, इंडियन लीग बनाई। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आजाद हिंद फौज, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जाना जाता है, जुलाई 1943 में सर्वोच्च कमांडर बनाया गया। क्योंकि इंडियन नेशनल लीग की स्थापना का विचार जो है मोहन सिंह के दिमाग का था, लेकिन उसकी स्थापना में योगदान दिया था रास बिहारी बोस ने,
मोहन सिंह भाकना ने, इन लोगों ने उसमें योगदान उन्होंने बनाई थी 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें ये बातें हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 से 40 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे। 1939 में कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो का आरंभ किया था और इस रेडियो से उन्होंने जर्मनी के बर्लिन से यहां के लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, सैनिकों को, आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोगों को संबोधित किया था। यह बात आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें उत्साह भरने के लिए उन्होंने रेडियो से पहला भाषण दिया था। रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, बाद में सिंगापुर में हुआ और सिंगापुर के बाद से फिर रंगून, जो बर्मा में फिर रंगून आ गया। इस रेडियो स्टेशन से अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, पंजाबी, पश्तूनी और उर्दू भाषा में साप्ताहिक समाचार छपते नहीं, क्योंकि बुलेटिन का प्रसारण होता था और उस बुलेटिन का छपता भी था अखबार में, तो प्रसारण किया जाता था। आजाद हिंद फौज के बारे में यहां पे इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जापान के टोक्यो में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जापान के टोक्यो याद रखेंगे आप लोग, परीक्षा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जापान के टोक्यो में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के दिमाग में आया, जैसा कि मैंने अभी बताया, और टोक्यो में जो भारतीय रह रहे रास बिहारी बोस ने इसके गठन को क्या किया, गठन करवाया। उनके साथ साथ मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने भी सहयोग दिया था इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में। ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अब देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना हुई, जो विदेशों में जो लोग रह रहे थे, जो भारतीय रहते, उनके योगदान को शामिल करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई 42 में, जिसका पहला सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक पर हुआ। आप याद रखिएगा, इसे लगभग सैकड़ों बार इससे प्रश्न हुए हैं। आजाद हिंद फौज का जो झंडा था, आज भी देखेंगे आप, तो उसमें 3 कलरों का था और उस पर एक दहाड़ते हुए एक बाघ का जो है उस झंडे पर एक चित्र है। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी जहाज द्वारा जर्मनी से जापान जाने के लिए उन्होंने सिंगापुर से होकर गुजरे। सिंगापुर में वो रुके, वहां दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा उन्होंने सिंगापुर में दिया। फिर 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद फौज एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान संभाली। ये डेट याद रखेंगे, 4 जुलाई 1943 को सर्वोच्च कमांडर बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। वहां के जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, जो लड़ाकू थे, उनको नेताजी कहते थे। और नेताजी ने इन्हीं सिपाहियों में जोश भरने के लिए जय हिंद का एक और नारा दिया था, जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाई। इसको समानांतर सरकार भी कहते हैं। समानांतर सरकार कब बनाई थी इन्होंने? अक्टूबर 1943 में। उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। कभी भी पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों ही थे। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद सरकार बनी थी, इसके क्या थे? प्रधानमंत्री खुद थे, राष्ट्रपति भी खुद थे और सेना के अध्यक्ष भी खुद ही थे। वित्त विभाग दिया था एस.सी. चटर्जी को, प्रचार विभाग ए.एस. अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा था इस सरकार का। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजाद हिंद फौज में अलग अलग ब्रिगेड बनाया गया था। देखिए, याद रखेंगे, इसमें 5 ब्रिगेड थे। कौन कौन? महात्मा गांधी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, इसके अलावा इसमें अबुल कलाम ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। ये 5 ब्रिगेड बनाया था। आजाद हिंद फौज की सरकार को जर्मनी, जापान, चीन, मांचुगो, कोरिया, इटली, आयरलैंड, फिलीपींस सहित दुनिया के 11 देशों ने समर्थन दिया था। उस सरकार को मान्यता दिया था। ये याद रखेंगे, इन देशों ने उसको मान्यता दिया था। और कहां बना था? सिंगापुर में समानांतर सरकार बनाई थी अक्टूबर 1943 में। तो जापान ने अंडमान निकोबार को कब्जा कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन आजाद हिंद फौज को यानी सुभाष चंद्र बोस को वो द्वीप सौंप दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान का नाम और निकोबार का नाम उन्होंने क्या किया? उस समय सिफारिश किया था कि उसका नाम रख दिया जाए। बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? 2018 में उसका नाम बदल के रख दिया। रास द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया। तो इस तरीके से इसका नामकरण बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया।
जैसा कि जब 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो राष्ट्रद्वीप नील और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल दिया। राष्ट्रद्वीप का नाम सुभाष जी के नाम पर रखा गया, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है स्वराज द्वीप कर दिया गया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया और उन्होंने उनसे अनुमति मांगी और उसी में सबसे पहले उन्होंने उनके लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। यह ध्यान रखिएगा, रंगून से रेडियो प्रसारण में उन्होंने कहा था, हे राष्ट्रपिता अनुमति दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं भारत को आजाद करा सकूं। तो यह बात आप याद रखेंगे, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और निर्णायक युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। गांधी जी चुप रह गए, गांधी जी ने अनुमति नहीं दी, ऐसा कहा जाता है। और इनके साथ प्रमुख बातें कुछ देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1920 में आईसीएस परीक्षा पास की थी, आईसीएस की इंडियन सिविल सर्विस जो थे उसकी परीक्षा पास की, लेकिन वो विवेकानंद जो अरविंदो घोष के विचारों से प्रभावित थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत मॉन्टेग्यू को अपना त्याग पत्र भेज दिया। 2 साल के अंदर उन्होंने छोड़ दिया, नौकरी करना उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस महान विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, देशबंधु चित्तरंजन दास को अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जिनको देशबंधु कहा जाता है और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को मानते थे। तो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोग जरूर याद रखेंगे। आजादी की लड़ाई में अपने जीवन काल में 11 बार जेल गए। पहली बार जेल गए थे, असहयोग आंदोलन में बड़े बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। पहली बार ये 1921 में ही जेल गए, 11 बार जेल गए। तो इस तरीके से देखेंगे इनके नारे, कब कब इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा जुलाई 1943 में सिंगापुर में, जय हिंद का नारा भी सिंगापुर में दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा 4 जुलाई 1944 बर्मा जो रंगून है वहां पर यह नारा दिया था। इनकी कुछ किताबें भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कुछ किताबें लिखी, कुछ किताबें इनके जो है शहीद होने के बाद जो है प्रकाशित हुई हैं। फेमस स्पीचेज एंड लेटर्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस 1946 में आई थी। आइडियाज ऑफ ए नेशन 2010 में प्रकाशित हुआ था, 2010 में प्रकाशित हुआ था, काफी लेट। लेटर्स ऑन एमिली सेकल 1994 में यह प्रकाशित हुआ था। इनका लेटर है ये, जो अपनी पत्नी वही एमिली सेकल बहुत भक्त थी, बाद में पत्नी हुई तो लेटर लिखा था, तो सारा लेटर किताब बना दिया। ऑन टू दिल्ली स्पीचेज एंड राइटिंग्स 1946 में प्रकाशित हुई। द इंडिया स्ट्रगल्स 1920 और 42 के बीच में 2 खंडों में छपा। तो 1920 से 1934 तक पहला भाग छपा था, 1935 में द इंडियन स्ट्रगल, इसके बीच में 1935 से 1942 तक का दूसरा संस्करण छपा 1942 में। तो ये इनकी किताबें रही। तो इस तरीके से आप इसको जरूर पढ़िए और अधिक पढ़िए, आप लोग इनके बारे में इंटरनेट से, किताबों से और अधिक पढ़िए और अधिक जानकारी लीजिए और इस महान विभूति पर गर्व करिए। यह हमारे गर्व का मौका है। तो इस तरीके से एक बार मैं और सुभाष चंद्र बोस जो हमारे लिए आदर्श है और साथ ही साथ देश के लिए गौरव की बात है कि भारत जैसे देश में हम पैदा हुए हैं और ऐसे महान विभूति हमारे देश में पैदा हुए। तो इसके साथ ही मैं इनके नारे को एक बार और दोहराना चाहूंगा कि जिन्होंने नारा दिया था जय हिंद, और इसके साथ मिलते हैं कल फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।